Good morning students, this is Jyoti Khanna. Let's start with our chapter economic reforms. हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। जो हमने एलपीजी पॉलिसीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका अप्रेजल आज डिस्कस करते हैं। अप्रेजल का मीनिंग क्या होता है? अप्रेजल का मीनिंग होता है किसी भी टॉपिक की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करना। तो एलपीजी जो पॉलिसीज़ थी, इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या क्या इसके मेजर एडवांटेजेस थे और कौन कौन से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी फील किए गए। तो इसकी जो मेजर मेरिट्स हैं एलपीजी पॉलिसीज़ की कौन कौन सी हैं? मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ आर, नंबर 1 इज़ वाइब्रेंट इकोनॉमी। कि गवर्नमेंट ने जो एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की उसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई। और वाइब्रेंट का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती, जहाँ पर स्टैटिक जो इकोनॉमी है वो स्टैटिक इकोनॉमी में कन्वर्ट ना होकर कुछ ना कुछ जहाँ पर चेंजेस होते हैं, अगर वो चेंजेस पॉजिटिव एस्पेक्ट में है तो इट मीन्स वो इकोनॉमी जो है वो वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने से गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में चेंजेस क्या फील किए कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हुई। तो जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ होने की वजह से इकोनॉमी जो है वो वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हुई। सेकेंड इज स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को स्टिमुलेंट रिसीव हुआ है। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, सपोज यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उनको क्या इंड्यूसमेंट दी, क्या री-इन्फोर्समेंट दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो एलपीजी पॉलिसीज़ थी, एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में वेरियस पॉलिसीज़ लॉन्च की, वेरियस इंसेंटिव्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। नंबर 3 इज चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कंट्रोल हुआ। ये जो एलपीजी पॉलिसीज़ अप्लाई होने का मेजर रीज़न भी ये क्या था कि इंडिया में 91 से पहले फिस्कल डेफिसिट जो था वो काफ़ी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। फिस्कल डेफिसिट मीन व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ इन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, जहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को फिस्कल डेफिसिट कॉल करते हैं। तो अप्रेजल, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस किए, एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो फिस्कल डेफिसिट था वो 8.5% से 3.5% में डिक्रीज़ हुआ, यानी कि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट सामने आया। नेक्स्ट इज चेक ऑन इन्फ्लेशन। 91 से पहले कॉन्स्टेंटली प्राइस राइज हो रहे थे। प्राइस राइज होने की वजह से जो जनरल पीपल था उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से कुछ लेवल तक इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया गया। वो क्या लेवल इसमें बताया हुआ है कि अर्लियर ये जो परसेंटेज थी इन्फ्लेशन रेट 6 से 9% जो थी उतने में चल रही थी, लेकिन 2017-18 में जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 2.9% उसको एस्टिमेट किया गया, यानी कि इन्फ्लेशन पर भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी मीन्स कि व्हेन कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स चॉइस, जब कंट्री कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंगली गुड्स प्रोड्यूस कर रही होती है तो ऐसे में कंज्यूमर को किंग, कंज्यूमर को सॉवरेन ट्रीट करते हैं। अर्लियर क्या था? प्रोडक्शन कंसेप्ट थी कि जो प्रोड्यूस होता था वही मार्केट में सेल होता था, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से प्रेजेंट टाइम में जो कंज्यूमर की टेस्ट है, जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर कंज्यूमर के पास चॉइस अवेलेबल होती है कि वो कौन से ब्रांड के, कौन सी कंपनी के गुड्स वो परचेज करे। नेक्स्ट इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी 91 से पहले डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से मोर एक्सपोर्ट्स स्टार्ट हुए। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेस होने की वजह से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हुए। किसी भी कंट्री में जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हायर अमाउंट पर शिफ्ट होते हैं तो वो कंट्री की वेल्थ को डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। ये कैसे स्टार्ट हुआ कि पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो फिक्स थी, लेकिन एलपीजी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने की वजह से एफडीआई की लिमिट अप टू 100% हुई कि फॉरेनर जो है इंडिया में अप टू 100% जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में फॉरेनर्स ने जैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर कुछ कंपनीज एस्टेब्लिश होनी स्टार्ट हुई। कंपनीज एस्टेब्लिश होने के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेटर इंपोर्ट होनी स्टार्ट हुई, बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्टार्ट हुई। तो ये था कि एफडीआई इंक्रीज होने का इफेक्ट से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मोर कंपटीशन फेस करना पड़ा। मोर कंपटीशन फेस करने की वजह से उनका कॉम्पिटिटिव लेवल भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये एफडीआई का फ्लो जो था वो एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की वजह से भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। जो इंडिया था उसको एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने की वजह से एक इकोनॉमिक पावर, एक इकोनॉमिक रैंक कैटेगरी में इंडिया का नेम आना स्टार्ट हुआ। कि पहले इंडिया एक लेस डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री की स्टेटस में आता था, लेकिन जैसे जैसे एलपीजी पॉलिसीज़ का इफ़ेक्टिवली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, तो इंडिया जो था उसकी रिकग्निशन भी एक डेवलप्ड नेशन कैटेगरी के अंदर अब होने लगी है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी में अपनी मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट अब करना पसंद करते हैं। इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए बट बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रूव हो रहा है। लास्ट इज अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये इसकी लास्ट मेरिट है कि मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। मोनोपोली से कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे कि अर्लियर 91 से पहले कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज़ ही थी जो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही थी। वो अगर हम किसी भी गुड्स के एग्जांपल लें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एग्जांपल लें, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी उनकी फ्यू ब्रांड्स अवेलेबल थी। सिमिलरली दूसरे प्रोडक्ट्स का अगर नेम लें, कार हैं, एसी हैं, वॉशिंग मशीन है, टीवीज़ थे, तो इसमें फ्यू इंडस्ट्रीज़, फ्यू ब्रांड्स जो थी वो लॉन्च कर रही थी। लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से इन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इनकी वेरियस ब्रांड्स, वाइड जो चॉइस है वो अवेलेबल है। तो ऐसे में जो मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट से कन्वर्ट होकर धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में एसीज की वाइड वैरायटी है, सिमिलरली कंप्यूटर्स की वाइड वैरायटी है, कार्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनकी वाइड चॉइस अवेलेबल है। तो जैसे ही इनकी वाइड चॉइस अवेलेबल होती है तो कस्टमर्स के पास चॉइस ऑप्शन होता है कि वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बेटर कंडीशंस में परचेज कर सकता है। तो इसकी कुछ मेजर मेरिट्स थी एलपीजी पॉलिसीज़ की। लेकिन एलपीजी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, इसकी कुछ डी मेरिट्स भी सामने है। डी मेरिट्स कौन कौन सी थी? नंबर 1 इज़ निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। कि एलपीजी पॉलिसीज़ का जो मेजर स्ट्रेस था वो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर या फिर आईटी फोकस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। एग्रीकल्चरल सेक्टर को इसमें कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी वो जस्ट 2 to 3% ही इसमें डिपिक्ट की गई। कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो कि एक इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, मोस्टली पीपल एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर के थ्रू ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम जितना एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा उतना ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉसिबल है। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए भी एलपीजी पॉलिसीज़ में एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए किसी भी टाइप की स्ट्रेटजीज़ या उसको फोकस नहीं किया गया। नेक्स्ट इज़ अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। एलपीजी पॉलिसीज़ का जो मेजर इफेक्ट था वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही था। कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज़ हुई, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट एक एस्टैब्लिश हुआ, वो जस्ट अर्बन एरियाज़ में ही था। जो एमएनसीज एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हुई, उनकी एस्टैब्लिशमेंट भी अर्बन एरियाज़ में थी। अगर हम रूरल एरिया का एग्जांपल लें या फिर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, तो रूरल एरियाज़ में कहीं पर भी हम मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट या फिर जो केएफसी, जिस भी टाइप की एमएनसीज हैं वो हम नहीं देखते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो एमएनसीज जो इंडिया में वर्क कर रही हैं उनको रूरल एरियाज़ में अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है जस्ट अर्बन एरियाज़ तक ही रहता है। तो ऐसे में जो एलपीजी पॉलिसीज़ हैं इन्होंने रूरल एरियाज़ की तरफ किसी भी टाइप का कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं किया।
नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि एलपीजी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने की वजह से धीरे धीरे इंडिया में मैक्सिमम एमएनसीज जो है आज प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रही हैं। जितनी ज़्यादा एमएनसीज अगर इंडिया में वर्किंग कंडीशन में है तो नेचुरली वो इंडिया को अपना एक मार्केट हब ट्रीट कर रही हैं, मार्केट बनाती जा रही हैं, और इंडिया जो है उनके प्रोडक्ट्स को एक परचेज करने का जस्ट एक मार्केट है। तो जैसे हमने अर्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जाम्पल में देखा था कि धीरे धीरे उन्होंने अपने पहले बिजनेस को यहाँ पर स्प्रेड किया, फिर इंडिया को कैप्चर कर लिया। सिमिलरली ऐसी सिचुएशन कहीं फिर से हैपन ना हो जाए, तो ये जो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म जो क्रिएट हो रहा है ये इंडिया के लिए इन फ्यूचर जो है वो डेंजर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज सब स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि जहाँ पर जो पीपल की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मोर एंड मोर एक्स्ट्रा वेगेंट कन्वर्ट होती रहती है, कि वो लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा वेगेंट बनते जा रहे हैं, खर्चीले होते जा रहे हैं। कि अर्लियर टाइम का अगर हम एग्जांपल लें तो लोगों के पास फ्यू क्लोथ्स होते थे, फ्यू डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं उनकी जो हैबिट्स हैं वो हैबिट्स बहुत एक तरह से हम कहेंगे कि वो स्पेंड थ्रिफ्ट होती जा रही है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब कि लोग जो मैक्सिमम मनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में स्पेंड करते हैं। आजकल हर पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन है, हर पर्सन के पास अपना व्हीकल है, हर पर्सन के पास मैक्सिमम क्लोथ्स, मैक्सिमम शू पेयर्स हैं। इसका रीज़न क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करने की वजह से हुआ कि लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जो है उनका कंपैरेटिवली वो इसको हम कल्चरल इरोजन से रिलेट करेंगे कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल में लोग अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न लाइफस्टाइल को उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करने की वजह से लोग जो है एक्स्ट्रा वेगेंट होते जा रहे हैं, खर्चीले होते जा रहे हैं। कंज्यूमरिज्म का जो है वो स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट इज लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस क्या है कि ये जो एलपीजी पॉलिसीज़ हैं इनका जो मेजर स्ट्रेस था वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज़ और कुछ फ्यू ही इलेक्ट्रॉनिक या फिर कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज़ तक ही था। अगर हम हर इंडस्ट्रियल सेक्टर के हर इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो हर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट इस एलपीजी पॉलिसीज़ में नहीं हुई। मेजर जो फोकस वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज़ पर दिया गया या फिर कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट्स थे उनको मेजर फोकस किया गया। तो ये लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस था जिसमें हर एरिया की इंडस्ट्री को फोकस ना करके फ्यू इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया और फ्यू इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर वर्क किया गया। लास्ट डीमेरिट इज कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन जैसे मैंने पहले बताया कि आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में जो पीपल हैं वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हैबिट्स चेंज हो रही हैं। वो बजाय कि मनी सेव करने के एक्स्ट्रा वेगेंट बनते जा रहे हैं, खर्चीले बनते जा रहे हैं। जो हर पर्सन है वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, बेटर अपने को प्रूव करना चाहते हैं। तो एक तरह से जो कल्चरल वैल्यूज़ जो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी कुछ पुराने टाइम में, वो पीपल में आजकल के टाइम में लोगों में ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो धीरे धीरे निगलेक्ट होती जा रही हैं। तो इसका जो इंडिया हम कहते हैं कि अपनी संस्कृति में, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ में, मोरल वैल्यूज़ में जो नेम इसका माना जाता था, तो ऐसे में इंडिया जो है ऐसी वैल्यूज़ में धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं कि अगर हमने इसकी इतनी मेरिट्स की तो कुछ डीमेरिट्स भी थी। लेकिन अब इंडिया को कौन सा वे चूज़ करना है ये इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि विच वे टू गो, कि उसको कौन सा वे चूज़ करना है। अगर इन डीमेरिट्स को कंसिडर किया जाए कि अगर डीमेरिट्स रिमूव होती हैं या इनको कुछ हद तक सामना किया जाता है तो ऐसे में ऐसी मेरिट्स के साथ इंडियन इकोनॉमी बेटर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि जो एलपीजी पॉलिसीज़ में जो ग्रोथ प्रोसेस किया गया वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ पर फोकस ना होकर एग्रीकल्चरल सेक्टर पर भी होना चाहिए। ग्रोथ प्रोसेस जो है वो ओवरऑल ग्रोथ प्रोसेस होनी चाहिए। जो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है, जो इकोनॉमी जो उनकी ब्रिटिशर्स की या फिर फॉरेन एमएनसीज़ की कॉलोनी में कन्वर्ट होती जा रही है, अगर उनके ऊपर कुछ प्रॉपर एक कंट्रोल हो ताकि जो यहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंपटीशन या फिर उनको किसी तरह के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना फेस करना पड़े, तो ऐसा कुछ वैल्यूज़ के साथ अगर एलपीजी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट करती है तो नेचुरली इसके मेजर मेरिट्स जो है इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए
वर्क करेंगी। तो इसके साथ आज हमारे चैप्टर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिनिश हो जाता है। हमने इसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया, और जो इसका लास्ट जो टॉपिक था दैट वाज अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, जहाँ पर हमने इसकी मेरिट्स एंड इसकी डीमेरिट्स को कंसिडर किया। आज इतना ही, कुछ नए वीडियोज़ के साथ हम फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।